आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आएगी, या एक आंदोलन था, इस आंदोलन को उसने आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे ये विघटित हो जाएगी, या लोग अलग अलग अपने जो इसके नेता हैं अलग अलग कारोबार में लग जाएंगे? एक आंदोलन ने तो राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका क्या हश्र हुआ आप तो देख ही रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से। मैंने तो भोगा है उसको काफी हद तक। तो पॉलिटिक्स जो है वो अंततः आंदोलनों को अप्रोप्रिएट कर लेती है। पॉलिटिक्स अपने स्वभाव में इतनी ताकतवर होती है कि वो हर उस व्यक्ति को करप्ट कर देती है जो ये दावा करता है कि वो करप्ट नहीं होगा, या जो वो दावा करता है कि सिस्टम को बदल देगा, अगर उसके अंदर बहुत मजबूती नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। गांधी जी ने बहुत सोच समझकर 1934 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। आपको याद होगा 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और उसके बाद चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद वही कांग्रेसी लोग जो जबरदस्त आदर्शवाद से भरे हुए थे, वो 1937 में जब सरकार में बने, आए, मंत्री बने, पावर उनके पास आई, तो उसी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के तमाम रोग लग गए थे। तो इसलिए जो ऐतिहासिक भूमिका थी इस आंदोलन की, अच्छा हो कि वो इसी वक्त यहीं पे खत्म हो जाए, उसको राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करे। नहीं तो हम नहीं चाहते कि इस देश में एक और अरविंद केजरीवाल पैदा हो। गुड। चल, अच्छा, ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या ये कोई सबक लेंगी और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट जिसकी कोशिश इंडिया ब्लॉक थी, वो इस घटना के बाद क्या इस पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान वो दिखेगा, या जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के वो वाकई इतने कमजोर हो गए बिकॉज ऑफ देयर ओन वीकनेसेस, और जिनको की सरकार इस्तेमाल करती है थ्रू एजेंसीज, थ्रू अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए? तो कोई ऐसा मंत्र आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा मंत्र है जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट के लिए? देखिए, ये जो आंदोलन था वो डूबते को तिनके का सहारा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो उम्मीद खो चुके थे, कि उनको लगता था कि अब तो पार्टी ही नहीं बचेगी हमारे पास, या तो हम जेल में होंगे या पार्टी ही नहीं बचेगी। अब उनको ये उम्मीद हो सकती है कि नहीं, लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। लेकिन इस दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिहेव किया। उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से इस आंदोलन में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश की। भाई, आपके व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो सकता है। आपको पंजाब में चुनाव लड़ना है तो जाहिर सी बात है मतभेद होंगे, लेकिन आप इस तरीके का वक्तव्य देंगे कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर वहां चले गए थे। ये तो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश थी ना। और उनके सबसे बड़े बड़े नेता सब ट्वीट कर रहे थे, लगातार वीडियो बना रहे थे। क्यों आपने ये काम किया? तो क्या अरविंद केजरीवाल सबक लेंगे? मुझे तो नहीं लगता किसी तरीके का सबक उन्होंने लिया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने से जिस तरीके का बयान दिलवाया गया, क्या वो जरूरी था वो बयान? जब आप युद्ध लड़ रहे होते हैं तो जहां कहीं से भी आपको समर्थन मिलता है, आप उस समर्थन को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जो जो चालाक सेनापति होता है वो तमाम मतभेदों को खत्म करने की कोशिश करता है, और जो समझदार लोग होते हैं वो जिस किसी से भी समर्थन मिले उसको लेने की कोशिश करते हैं। जब जब हमारा जेनजी, हमारा युवा युद्ध के मैदान में था, तब अरविंद केजरीवाल से अपेक्षित नहीं था कि वो इस तरीके का बयान दे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी से उनकी लाख असहमति होती, तो उनको आपस में बैठ के इस मसले को सुलझाना था। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो फोन करके राहुल गांधी को कहते कि भाई आप प्रधानमंत्री के घर के पास गए, ये उचित नहीं था, ये ठीक नहीं था। वो बात समझ में आती है। या जो सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, वो भी उचित नहीं था। वो दरअसल इस पूरे आंदोलन में एक दरार डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन तो हम उम्मीद करते हैं कि सवाल मेरा यही है, सॉरी, कि इन लोगों ने, खासकर सोनम वांगचुक ने और सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी ने बार बार ये कहकर कि वो तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगातार राहुल गांधी को टारगेट करता हुआ दे रही। वाई किसने दिलवाया? आप कह रहे हैं ये बयान दिलवाया गया। देखिए, ये बयान दिलवाया गया है। ये इसमें तो दिलवाया, आपको मालूम है कहां से बयान दिलवाया गया? ये सब तो सरकार की तरफ से बयान दिलवाया। भाई, सोनम वांगचुक जो है वो जब अनशन पर बैठे तो उनका 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 कमिटमेंट क्या था? धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अनशन से हटेंगे नहीं।
और जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, चलिए ठीक है, उन्होंने इतने दिनों तक आमरण अनशन किया, बहुत अच्छा। क्या उनकी जान को कोई खतरा था उस वक्त? रात को मंत्री महोदय पहुंचते हैं और आप ये कहते हैं कि हम अपना अनशन तोड़ देंगे अगर सरकार हमें यह वायदा कर दे कि वो छात्रों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यह आंदोलन का असली मुद्दा तो ये नहीं था, मुद्दा तो कुछ और था। आप इस मुद्दे पर आप अपना अनशन तोड़ रहे थे। क्या ये उचित था? मैं तो सवाल सोनम वांगचुक के लिए छोड़ता हूं, ये सवाल उनको खुद से पूछना चाहिए था। अगर वो एक दिन और रुक जाते तो आज कितने बड़े महामानव होते, आप सोचिए इस बारे में, कि उनकी वजह से यह आंदोलन सरकार ने इस्तीफा लिया। लेकिन वो फॉरसाइट शायद नहीं था उनके पास, और वैसे में उनकी पत्नी का वो बयान देना वो बिल्कुल उचित नहीं था। और लोग इस बारे में कहेंगे कि वो या तो दबाव में आके उन्होंने यह बयान दिया या फिर राजनीतिक समझ के अभाव में उन्होंने उस तरीके का बयान दिया। वो बिल्कुल अपेक्षित नहीं था आपके कि जब सरकार पहली बार डिफेंसिव हो रही थी, सरकार के अंदर नर्वसनेस साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था, तो आपसी मतभेदों को भुला के सबको एकजुट एक साथ रहना था। और उस ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी। आंदोलन खत्म हो गया, आज बैठ के सब कर देते भाई आपने ये काम किया, ये ठीक नहीं था, तो आपने उस वक्त क्यों किया? इसलिए मन में सवाल पैदा होता है कि हमारे जो विपक्षी नेताओं में से बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता है जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए कुर्सी की लड़ाई के लिए राजनीति में है। कुर्सी मिल जाती तो खुश हो जाते हैं, विचारधारा का कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल, आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो युवाओं में, किशोरों में बहुत काम करता है, एक शाखा लगाता है और उनके बीच में पेनिट्रेट करता है, फिर वो कार्यकर्ता देता है बीजेपी को। लेकिन ये जो जनरेशन जो आई थी इस आंदोलन में, वो आरएसएस की पूरी विचारधारा को ऐसा लगता था कि रिजेक्ट करते हुए कदम ताल कर रही है हर जगह, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। आप बच्चों के बयान को देख लीजिए, जिस तरह लड़के लड़कियों ने बयान दिए थे आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में, सत्ताधारी। तो क्या आपको लग रहा है कि चाहे आरएसएस जितना भी बढ़ गई हो बीजेपी के राज में, लेकिन आरएसएस नौजवानों में, बच्चों में, किशोरों में क्या अपना बिल्कुल आकर्षण खोती जा रही है? बिकॉज ऑफ इट्स इनके पुराने विचारों के कारण, इनके सांप्रदायिक विचारों के कारण, हिंदू मुसलमान में विभाजन पैदा करने वाले विचारों के कारण। आरएसएस किसके तरीके से, किस जरिए काम करती है छात्रों के बीच में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। आपको कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाई पड़ा? कहीं नीट के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर, सीबीएसई में जो क्वेश्चन जो पेपर चेक किए जा रहे थे उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर कहीं आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाई पड़ा? कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो जब छात्र संकट में थे, जब उनको वाकई में छात्र संगठनों की जरूरत थी, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां गायब था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे तो यह भी जानकारी मिल रही कि अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग के काम में लगे हुए हैं। वो दरअसल विश्वविद्यालय में किसकी नियुक्ति होगी, किसकी नियुक्ति नहीं होगी, किसका प्रमोशन होगा, किसका प्रमोशन नहीं होगा, कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन वाइस चांसलर नहीं बनेगा, इस काम में लगे हुए हैं। ये मुझे आरएसएस के एक बड़े आदमी ने बताया मुझे। तो जिस माध्यम से संघ परिवार को छात्रों के बीच में काम करना था, जब वो माध्यम ही सूख गया है, वो माध्यम ही अपने रास्ते से भटक गया है, तो फिर आरएसएस की बात वहां कौन करेगा? और दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक नई विचारधारा है तो उसका आकर्षण होता है। सत्ता में आप आए, आपने उसको एक लेजिटिमेसी दे दी, हिंदू मुसलमान के सवाल के माध्यम से लोगों को अपना हिंदू होने पर गर्व महसूस हो रहा है। जैसे कि लगता था पहले गर्व नहीं महसूस होता, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, गर्व महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, हिंदू शासन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे इसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उसमें नफरत का पुट आप डालते हैं, जो एक आपत्तिजनक बात है, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब इनका आकर्षण खत्म हो रहा है, या इनके आकर्षण को लेकर जो एक तेज था वो जो है वो धूमिल होता जा रहा है। क्योंकि जो लोग अपने आप को एक संत की तरीके से पेश कर रहे थे, तपस्वी की तरीके से पेश कर रहे थे, एक सूटकेस लेके चलते थे, ट्रेनों में चलते थे, अब लोग उनको देख रहे हैं कि तो 5 स्टार होटल्स में रहने लगे हैं, ये तो प्राइवेट जेट से चलने लगे हैं, ये जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, ये जो है इनके दफ्तर जो पहले एक मामूली दफ्तर हुआ करते थे, अब 5 सितारा होटलों में कन्वर्ट हो गए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी भी 1950 से लेके कम से कम
56-57 साल तक सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई 5 स्टार अपना दफ्तर बनाया है क्या? आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर एक शानदार दफ्तर बना हुआ है। तो आप 12 साल सत्ता के अंदर रहे, न केवल आपने अपना दफ्तर बना लिया बल्कि आरएसएस के भी दफ्तर बन गए। जो जिस केशव कुंज में जाते थे हम लोग, आज जाके देखिए वहां किस तरीके की बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो जब लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उनका भ्रम टूटता है, जो भ्रम अरविंद केजरीवाल को लेकर टूटा, क्योंकि लोगों को जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोगों ने यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि ये तो जबरदस्त फंसाया गया इनको। लेकिन जब लोगों ने शीश महल अपनी आंखों के सामने देखा, तब उनका भ्रम टूटा। तो संघ को लेकर भी एक भ्रम टूटने की स्थिति है। अब देखिए, हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अचानक संघी हो गए हैं, क्योंकि इनको अपना करियर बनाना है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सोशल मीडिया पे जाके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको देख सुन के तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि हमारे दोस्त भी कभी थे, या जिस तरीके के व्यक्ति के तौर पे इनको जानता वो ऐसे थे। तो ये अपना करियर बनाने के लिए गए हैं। इनसे उम्मीद मत करिए कल वहां आरएसएस की सरकार चली जाएगी, ये फिर कांग्रेसी हो जाएंगे, फिर समाजवादी हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन के माध्यम से संघ परिवार का भी जो रुतबा है वो भी कम हुआ है, उनकी आभा को गहरी चोट लगी है, क्योंकि कोशिश तो बहुत की गई हिंदू मुसलमान करने की, वो कामयाब नहीं हुई। और हमारा जो युवा वर्ग है वो ये समझ गया है कि अगर उनके शिक्षा तंत्र के पर अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। वो इसको होने नहीं देंगे, ये बात उन्होंने इंश्योर कर ली है।